यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म कर दीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है, क्विकली बता दीजिए। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं एक बार मैसेज करें। आवाज़ आ रही, कंफर्म बताइए। जी आ रही। थैंक यू रोहित, थैंक यू। चलिए भाई, तो सेशन की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हमने कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट किया तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखता है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फॉर्म में ऑलरेडी हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो हमारा सीपीयू हो, पेरिफेरल डिवाइसेस है, या फिर मेमोरी। जब हमने हार्डवेयर पढ़ा तो उसके बाद हमारा दूसरा टर्म था सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू टाइप या फिर अवेलेबिलिटी जो होती है उसके आधार पर टर्म्स भी देखे। और जब टाइप डिफाइन किए तो सबसे पॉपुलर टाइप निकल के आया था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका भी कंप्लीटली हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ा तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट, फंक्शंस, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, जिसमें सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल हमारा विंडोज़ निकला है। और विंडोज़ को प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, चाहे उसका थ्योरी हो या प्रैक्टिस क्वेश्चन हो। अब बचे आपके बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो जब एग्जाम्पल्स बताए थे तो वहां पर मैंने हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इन ब्रीफ बता दिया था, लेकिन आज है बारी थोड़ा सा डीप करने की। वैसे पर्टिकुलर आता तो आपके एग्जाम में विंडो ही है, लेकिन शायद दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रख दें। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट है बड़ा, तो उनके हिसाब से तो सभी को थोड़ा अच्छे से डील करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे तो हमारा डॉस, लाइनेक्स और यूनिक्स, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे। अच्छी बात बताए क्या है? अच्छी बात यह है कि संडे स्पेशल था, आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसका बदला अभी लिया जाएगा। ठीक है ना? यानी जो सुबह मैं आपका टाइम ले सकता था वो टाइम मैं अभी लूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे बाकी बचे हैं उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम दोनों इस वीडियो में ही करेंगे। यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन और थ्योरी कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा, जिसके बाद अगले क्लास में हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे विंडोज, डॉस, लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है ना, सिस्टम वाला, वो हम कंप्लीट कर जाएंगे। फिर अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपके लिए पीडीएफ ओपन कर देता हूं। और हाँ, आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में सीपीसीटी का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद काफ़ी दोनों प्रकार के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी वेट कर रहे थे बट उनका जो स्कोर है वो नहीं इम्प्रूव हुआ। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी हाल ही में हमारा बैच इनरोल किया है, तो एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो बैच आपने इनरोल किया है, इस बैच में हम किन किन टॉपिक को अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो टॉपिक की लिस्टिंग दे देता हूं, आप देख लीजिएगा। देखो, सबसे पहले हमने कंप्यूटर सिस्टम नाम का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्लीट कर लिया है। पेरिफेरल डिवाइसेस के बाद हमारा जो मेमोरी है वो कंप्लीट हो चुका है। करंट में जिस टॉपिक का वीडियो देख रहे हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। ये लेक्चर नंबर 4 है, तो आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम नेटवर्क
या फिर इंटरनेट कंसेप्ट वाले जो टॉपिक्स है उस पर मूव करेंगे, या हो सकता है हम लोग एमएस ऑफिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेजर रूप से हमारे यही टॉप। तो आपको लग रहा है कि मैंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, तो बाकी टॉपिक के जो वीडियोस हैं आप उनको भी बैच से एक्सेस कर सकते हैं। अगर उनको ढूंढने में या उनको लेने में कोई दिक्कत आती है तो नंबर है आप सभी के पास, आप मुझसे तुरंत कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, सर हमें वीडियो नहीं मिलना है या फिर नोट्स वगैरह जो भी आपको इशू आता है ना, आपको तुरंत मेरे साथ क्या करना है, क्वेरी करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि खुद से ही सारी चीज़ें डिफाइन करते जाओ, चलो मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो कोई काम चला लें। भाई काम चलाने वाला ना तो मैंने कभी काम किया है, ना ही मैं आपके साथ पसंद करता हूँ कि आपको काम चलाने वाला काम करना चाहिए। ठीक है भैया जी, अभी क्लास में हैं। क्लास में हाँ। ठीक है, किसी का कोई परेशानी भरा मैसेज तो है नहीं। कंप्यूटर लैंग्वेज भी कंप्लीट, हाँ कंप्यूटर लैंग्वेज उसी में आता है, इसीलिए कंप्यूटर लैंग्वेज नंबर सिस्टम ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बट जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया अगर वो इन्हें कर लेंगे तो फिर बाकी भी करा दूंगा मैं, टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी टेंशन नहीं है। चलिए, तो आप सभी को राधे राधे, वेरी एंड वेरी गुड इवनिंग। क्लास की शुरुआत करें, थोड़ा सेशन लंबा जाएगा आज, क्योंकि थ्योरी और एमसीक्यू दोनों हैं, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कवर कर रहे हैं, इसीलिए सेशन लंबा जाने की उम्मीद है। तो प्लीज़, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी वानी अपने पास में रखिएगा, क्योंकि और हाँ, रजिस्टर्ड पेन आपके पास होगा ही, जो चीज़ें मैं आपको बताऊं जैसे वैसे आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि लिखोगे तो चीज़ें रिवाइज करने में आपकी मदद होगी। क्योंकि लिखना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम याद रख पाते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा है, इसीलिए। ठीक है, चलिए तो फिर आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज के इस वीडियो में बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें समझना है। विंडोज़ को ऑलरेडी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों के साथ हम समझ चुके हैं। उम्मीद है कुछ स्टूडेंट का विंडोज़ रह गया होगा, मुझे पता है, टेंशन नहीं है, क्योंकि वो भी कंप्लीट कर लेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिफाइन करना है हमें। ये उम्मीद है कि ये पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है। ये पीडीएफ आपको भेजा था क्यों, क्योंकि क्या होता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा भाई। ठीक है, जी शर्मा जी, जय श्री महाकाल, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ थे आप। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, उनके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करने का काम करता है। यही डेफिनेशन आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप सभी को बताया कि डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स, मतलब दे आर 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकली आज जिन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है वो हमारा विंडोज है, जिसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी दोनों की ही हम, मतलब बाकी तीनों की चर्चा होगी। सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे सर डॉस के क्वेश्चन एग्जाम में कितने चांसेस हैं, तो वही सीपीसीटी एग्जाम में डॉस का कई सालों से क्वेश्चन नहीं आया है, बट सिलेबस में है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, और लाइनेक्स यूनिक्स का आता है, तो डॉस अगर आप पढ़ लेते तो लाइनेक्स यूनिक्स हमारा इनडायरेक्ट वे में कंप्लीट रहता है। ठीक है ना, यानी कनेक्शन है इसका उसके साथ। जिसको पीडीएफ नहीं मिला है, कुछ कह रहे हैं सर हमें पीडीएफ नहीं मिला है, तो भाई नंबर इसी का पीडीएफ भेजा है, नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको भी। ठीक है, चलिए, तो डॉस क्या लिखा है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का ही, मतलब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का ही मतलब फैमिली का ही एक मेंबर है। तो ये तो कोई नया है नहीं। मेन ये है कि डॉस 1980 और 90 के दशक की शुरुआत में पीसी में हावी हुआ, यानी कहने का मतलब है कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम 1980 और 90 के जो हमारा दशक है वहीं पे इसका इन्वेंशन हो गया था, या ज़्यादा
पॉपुलर हुआ। ठीक है, डॉस का जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन है एमएस डॉस, वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। तो एमएस डॉस लगा है, एमएस से ही हमें समझ में आता है कि डॉस की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है और कंप्यूटर साइंस फील्ड में वो जानते हैं इस बात को। ठीक है, डॉस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉस सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग के साथ साथ कमांड लाइन इंटरप्रेटर का यूज करता है। तो ये तीन ऐसे पॉइंट हैं जो डॉस को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। डॉस सिंगल यूजर है, यानी एक समय में एक यूजर काम कर सकता है। डॉस सिंगल टास्किंग है, यानी जो भी यूजर है वो एक समय में एक ही काम करेगा विथ कमांड लाइन इंटरप्रेटर। विथ कमांड लाइन इंटरप्रेटर का मतलब है कि जो भी यूजर, मतलब जो भी काम करना है उसे, तो वो कमांड के द्वारा ही करेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो डॉस के लिए आपको 3 पॉइंट बहुत अच्छे और मतलब ब्रीफ में लिखने, अगर लिखना चाहते हो तो लिखना कैसे वो मैं बता देता हूं। देखो, डॉस के आगे लिखो, डॉस पहला पॉइंट है कि डॉस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट में। कब? 1980 का जो एरा है वहां पर आप ले सकते हैं। डॉस कैसा है? तो डॉस हमारा सिंगल यूजर, डॉस सिंगल यूजर कॉमा सिंगल टास्किंग, सिंगल टास्किंग और कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है जिसे हम CLI, या फिर आप CLI को यहां पे लिख सकते हैं और मतलब ब्रैकेट में आप CUI इंटरफेस भी कह सकते हैं, यानी डॉस हमारा CUI इंटरफेस पे काम करता है। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो डॉस को कंप्लीटली डिफाइन कर रहे हैं और यही पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में लिख लें। बाकी नोट्स तो मैं दे ही रहा हूं, तो नोट्स में जैसा लिखा है वैसा नहीं लिखना। मैं बता रहा हूं सिंपल और शॉर्ट वे में कीवर्ड के फॉर्म में आपको नोट्स में डालना है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो रिवीजन में मदद करेंगे। और डिटेल में लिखोगे तो फिर नोट्स PDF ज्यादा बेहतर है, आप उतना अच्छा लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं डॉस को समझने के लिए 3 पॉइंट तो बता दिए, लेकिन डॉस की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, तो उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला फीचर्स सिंगल टास्किंग होता है, यानी हम या जो भी यूजर है वो एक समय में एक ही काम करेगा। जैसे ऑलरेडी हम वो 3 टर्म थे वहां पर डिफाइन कर चुके हैं, तो जो हिंदी मीडियम से वो पढ़ सकते हैं कि एक समय में केवल एक ही काम किया जा सकता है, वो हमारा डॉस होता है। दूसरा पॉइंट है इसके फीचर्स का, कमांड लाइन इंटरप्रेटर या फिर इंटरफेस होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि डॉस में हम जो भी काम करना है वो कमांड के द्वारा ही करेंगे। तो जो भी हमें लिखना है वो हम कमांड टाइप, मतलब कमांड हमें लिखनी पड़ेगी। तो जो डॉस है ना वो GUI इंटरफेस पे काम नहीं करता, ये CUI इंटरफेस पे काम करता है, यानी आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है, वो तो बहुत जरूरी था यार, ये पॉइंट आप और डाल लीजिए, सिंगल यूजर वाला, सिंगल यूजर वाला पॉइंट और मेंशन कर लीजिए। सिंगल यूजर यानी एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो ये तीनों जो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं वो तो फीचर्स है ही, बाकी अब 3 और निकल के आ गए हैं जिसमें लिखा है फाइल मैनेजमेंट, यानी फाइल मैनेज करने के लिए फाइल एलोकेशन टेबल का उपयोग करता है। यानी डॉस में जो फाइल का मैनेजमेंट होता है वो FAT के द्वारा किया जाता है। FAT यानी हमारा फाइल सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम जो कि विंडोज में आपने देखे थे, FAT है, NTFS है, REFS है, जो कि विंडोज के हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के भी मैंने बताए थे वहां पर, आपने देखे हों। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो डॉस है ना वो FAT फाइल सिस्टम है उसका यूज करता है फाइल के मैनेजमेंट के लिए। आते हैं नेक्स्ट फीचर्स पर, लिमिटेड मल्टीटास्किंग। ये बात पहले से डिफाइन है भाई, एक समय में एक ही काम करेगा, मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता, तो उसी चीज को डिफाइन कर रहा है। बट ये होता क्यों है? होता इसीलिए है क्योंकि बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस करने की अनुमति नहीं देता, जिसे हम TSR के नाम से जानते हैं। TSR यानी टर्मिनेट एंड स्टे रेसिडेंट, यानी टर्मिनेट करिए या फिर उसे रहने दीजिए। ये TSR पे काम करता है। जो हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लिमिटेड मल्टीटास्किंग क्यों है? क्योंकि ये TSR पे काम करता है।
टी मतलब टर्मिनेट, एंड मतलब सॉरी एंड, स्टे रेसिडेंट, या तो टर्मिनेट करें तो आप दूसरे पे चले जाएंगे या उसे रहने दें। आप ऐसा नहीं कि रहने दें और दूसरे पे भी स्विच कर जाए। लास्ट फीचर है हमारा डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कनेक्शन सीधा हार्डवेयर से रहता है, चाहे वो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट हो या फिर मेमोरी है, यानी लो लेवल का एक्सेस हमारा प्रोवाइड करता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे फीचर्स हो जाते हैं। बाकी अब आता है कमांड के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि डॉस में जो भी काम करना है वो कमांड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कमांड लिखी जाती हैं। तो डॉस में कमांड दो प्रकार की होती हैं, एक इंटरनल होती हैं जो कि इनबिल्ड है, इनको एक्सटर्नल फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी इंटरनल कमांड है जो इनबिल्ड होती हैं उनको किसी भी एक्सटर्नल कमांड की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी कमांड होती है एक्सटर्नल, जो कि स्टोर की जाती है एज अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, इनको किसी एक्सटर्नल फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में ही हमारी क्या होती, स्टोर करी जाती हैं। तो ये दो प्रकार की कमांड हैं, दोनों मैंने बता दी। हाँ, ये बात सही है, जिनके एग्जाम में स्पेशली डॉस आता है तो वहां पर ये क्वेश्चन बढ़ जाता है कि भाई इंटरनल कमांड के एग्जांपल कौन से हैं और हमारे एक्सटर्नल के कौन से हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं इंटरनल कमांड मतलब हम जैसे हम जो वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, वो हमारी इंटरनल कमांड में है। बाकी हमें हार्ड ड्राइव पर कोई भी काम करना है, चाहे उसके पार्टीशन बनाने हो, फॉर्मेट करना हो, तो वो एक्सटर्नल कमांड के फॉर्म में रखी जाती है। तो वो अगर कभी आपके एग्जाम में रखा जाता तो मैं जरूर बताता कि इंटरनल कमांड के एग्जांपल कौन से हैं और एक्सटर्नल के कौन से हैं। बट कॉमन कमांड आती है, तो इसीलिए मैं कॉमन कमांड ही हमें लेनी है जो ज्यादातर यूज में आती हैं। ठीक है, तो लास्ट कंसेप्ट बचा है डॉस का, जिसका नाम है कॉमन कमांड, मतलब जो कमांड हमें ज्यादातर यूज ही करते हैं अगर डॉस की बात करते हैं, क्योंकि डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज के साथ इनबिल्ड होके आता है, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए डॉस वहां पर भी जरूरी हो जाता है जब हम क्योंकि विंडो तो पॉपुलर है ही, उसे तो हमें छोड़ना ही नहीं है, बट डॉस उसी में आ रहा है, इसीलिए कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर, भरोसा नहीं उसका। ठीक है, चलिए अब हम कमांड की बात करते हैं। कमांड को जैसे दिया है वैसे ही लिखना है, उसमें नया कुछ नहीं है, बस किस कमांड का यूज क्या है ये आपको रीड करना है। आपका इच्छा करे तो आप यूज भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस रहती है। ठीक है, पहली कमांड dir है, इसका फुल फॉर्म डायरेक्टरी होता है, इसीलिए इसका जो यूज है ना वो हमें फाइल या फिर डायरेक्टरी की लिस्टिंग को देखने के लिए किया जाता है, यानी किसी फाइल एंड फोल्डर में कितनी फाइल या फोल्डर है उनकी लिस्टिंग आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए dir कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है cd कमांड, जिसका फुल फॉर्म चेंज डायरेक्टरी होता है, और इसी के नाम में इसका फुल फॉर्म है। जब हमें डायरेक्टरी बदलनी है, भाई डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, विंडोज आप यूज करते हैं तो विंडोज में जो हमारा फोल्डर होता है वही डॉस में हम लोग डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं, बस नाम चेंज हुआ है, मतलब वही है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपी, तो भाई कॉपी की फाइल आप जानते हैं कि फाइल को कॉपी करने के लिए एमडी, एम फॉर मेक, डी फॉर डायरेक्टरी, तो कह सकते हैं कि हमें जब डायरेक्टरी बनानी, क्योंकि मेक मतलब बनाना होता है, जब नई डायरेक्टरी या फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, तो मैं फोल्डर बोलूं तब भी आप समझ जाना कि डायरेक्टरी का बात हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर मतलब रिमूव, डी फॉर डायरेक्टरी, तो भाई आपकी समझ में आ गया होगा जब आपको डायरेक्टरी डिलीट या रिमूव करनी है तब हम आरडी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिलीट, आपको किसी पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड के साथ जा सकते हो। ये जो अभी तक मैंने कमांड बताई ये इंटरनल कमांड थी जो कि यूजर वर्किंग में यूज करता है। बाकी आपको कुछ एक्सटर्नल कमांड है, जैसे फॉर्मेट कमांड है, जब हमें डिस्क को फॉर्मेट करना है तब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट CHKDSK यानी चेक डिस्क के नाम से जानती है, जब हमें अपने डिस्क में कोई एरर चेक करना है तो उस केस में हम CHK डिस्क कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जिट कमांड, जब हमें अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आना है, उसे क्लोज करना है तो उस केस में आप एग्जिट कमांड का यूज कर सकते हैं। और लास्ट है हमें हमारे पास F डिस्क, F मतलब आप फॉर्मेट कह सकते हैं, और डिफॉल्ट डिस्क होता है, यानी आप अपने डिस्क का जब पार्टीशन डिलीट करना चाहते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं F डिस्क कमांड का। तो यहां तक हमने डॉस की कंप्लीट बात कर ली, चाहे उसका इंट्रोडक्शन हो, इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसका फीचर्स देखे, फीचर्स के बाद हमने उनकी कमांड के टाइप के साथ साथ उन मोस्ट पॉपुलर कमांड की बात करी जो अक्सर एग्जाम में पूछी
जा सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। बचा कुचा आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज में कंप्लीट हो जाएगा अगर कुछ रह गया है तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज का मतलब होता है ये काफ़ी फास्ट है और हल्का हल्का मतलब वेटेड होता नहीं। क्यों? क्योंकि भाई एक यूज़र एक समय में काम करेगा तो लोड करने का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। दूसरा, इसका संबंध हार्डवेयर से रहता है, इसीलिए हार्डवेयर से सीधा कंट्रोल कर सकता है, ये एडवांटेज है। दूसरा लास्ट है, इसको सीखना और यूज करना बहुत ही सरल है। क्यों? क्योंकि कमांड अगर आपको आता है कि कमांड का यूज किया तो तुरंत चला सकते हैं, इसमें कोई महारत वाला हाथ नहीं मतलब सॉरी महारत वाली बात नहीं है। अब जैसे एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज भी होंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता, यानी डू नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग। ठीक है। दूसरा है ये जीयूआई इंटरफेस पे काम नहीं करता, यानी इसमें जो भी करना है वो कमांड, यानी जिसको कमांड पता है वही काम कर पाएगा, अदरवाइज काम नहीं कर सकता। और लास्ट है इसमें लिमिटेड मेमोरी मैनेजमेंट होता है, भाई सारे काम इसमें लिमिट में ही चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम डॉस के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब चलते हैं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जिसका नाम है यूनिक्स। ठीक है, चलिए पहली बात, यूनिक्स हमारा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग हाई परफॉर्मेंस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जैसे हमने डॉस के लिए लिखा था वैसे हम यूनिक्स के लिए भी लिखेंगे। तो आप यूनिक्स, भाई मैं एक का बता सकता हूं, दूसरे का तो आपको आना चाहिए। तो यूनिक्स के लिए क्या लिखना है सर? मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आता है इसका जो डेवलपमेंट है वो 1969 में एटी वेल लैबोरेटरी थी वहां पर किया गया था, यानी 1989 सॉरी 89 नहीं 69 में AT&T वेल लैबोरेटरी में इसको डेवलप किया था, बनाया था। किसने बनाया? व्यक्ति नहीं, लैबोरेटरी में बना था। अब बात आती है यूज की कि आखिर हम यूनिक्स का यूज करते कहां हैं। तो यूनिक्स हमारा सर्वर पर यूज किया जा सकता है, मैन फ्रेम और हाई एंडेड जो वर्क स्टेशन है यानी जो पीसी होते हैं उन पर यूज, यानी तीनों जगह पर काम किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है कि आजकल के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है चाहे वो लाइनेक्स हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उनका पेरेंट या उनकी जो नींव है ना वो यहीं से मानी जाती है। यानी उन्होंने प्रेरणा ली थी यूनिक्स से कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए। तो पेरेंट ऑफ लाइनेक्स या मैक भी कह सकते हैं, तो उसे यूनिक्स बोला जाता है। यानी यूनिक्स हमारा 1969 में आया, जिसकी प्रेरणा लेकर लाइनेक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। तो ये अभी तक इंट्रो था, इसमें भी काफ़ी मतलब जो मीन्स है ना यूनिक्स के वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछा जाता है जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया। बट उसको और निखार देने के लिए हमने यूनिक्स के फीचर्स रखे जिससे वो टर्म और समझ में आएंगे। तो सबसे पहला फीचर्स वही पॉपुलर कि ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है, यानी एक समय में कई यूजर और कई टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, इसीलिए ये लिखा है पोर्टेबिलिटी, यानी सी में लिखा गया है, जिससे इसे अलग अलग हार्डवेयर में पोर्ट करना बहुत आसान है। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात करी जाती है तो सी बहुत ही क्या कहते हैं सिंपल और मतलब बेसिक लैंग्वेज है। तो इसीलिए इसको किसी भी हार्डवेयर पे पोर्ट कराना यानी ले जाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि सी सबको आती है।
नेक्स्ट है पोर्टेबल और ओपन सोर्स वेरिएंट। पोर्टेबल मतलब किसी भी किसी भी डिवाइस पे ले जा रहे हैं, और ओपन सोर्स वेरिएंट यानी जिसके लिए कोई पैसा हमें देना नहीं पड़ता। तो सॉलिस, AIX, HPUX जैसे कई ऐसे एडिशन है जो विभिन्न हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर चलते हैं, इनके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता। देखो पोर्टेबल का मतलब हम कहीं पर भी इसको इंस्टॉल कर पाए, और ओपन सोर्स वेरिएंट का मतलब जिसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। यूनिक्स के लिए देना पड़ेगा, लेकिन उसके वेरिएंट जो अभी आपको सोलिस वगैरह देखे, इनके लिए कोई पैसा नहीं है। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम। तो यूनिक्स जिस फाइल सिस्टम का यूज करता है उसका नाम है HFS। जैसे डॉस फाइल सिस्टम का यूज करता था, उसका नाम था क्या, FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। उसी प्रकार यूनिक्स जिस फाइल सिस्टम का यूज करता है उसका नाम है हिरार्किकल फाइल सिस्टम, जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेस्ड है, यानी फोल्डर जैसे हमारे विंडोज में होते हैं, सेम वैसे ही। नेक्स्ट है सेल और स्क्रिप्टिंग, यानी हमारे यूनिक्स की 3 सेल होती हैं, एक बेस, सी और कॉन्सेल, तो ये सेल का यूज करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। तो सिक्योरिटी यानी ये हाईली सिक्योर होता है, हाईली सिक्योर होने की वजह से इसी का यूज सर्वर पे किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीवायरस हम लोग जरूरत पड़ती नहीं है जब हाईली सिक्योर्ड है तो। और लास्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट इसीलिए सिंपल है क्योंकि इसमें प्रोसेस आईडी क्रिएट होती है, और प्रोसेस आईडी क्रिएट है तो उसकी जॉब्स को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप कहीं पे भी काम करते हैं, आपकी आईडी है, तो आपके काम को ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी। अगर किसी का पर्टिकुलर कोई आईडी नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी कि पर्टिकुलर किसने क्या किया। तो ये यूनिक्स के फीचर्स थे, उम्मीद है क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं, जैसे डॉस के देखे वैसे हम यूनिक्स के भी कॉमन कमांड की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली कमांड हमारी ls कमांड आती है, जिसका यूज हम फाइल और डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए करते हैं। आपको याद होगा कि डॉस में वो कौन सी कमांड थी जिसकी मदद से हम फाइल और डायरेक्टरी को लिस्ट करते थे। कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मैंने पूछा कि भाई लाइनेक्स में, सॉरी यूनिक्स में हम ls कमांड से फाइल और फोल्डर या डायरेक्टरी को हम लोग लिस्ट करा रहे हैं, या लिस्ट मतलब उनकी हमें लिस्टिंग देखनी है, तो हम ls कमांड का यूज कर रहे हैं। हमने डॉस का भी पढ़ा दिया आपको। अब डॉस में वो कौन सी कमांड थी जिसका यूज फाइल एंड फोल्डर को लिस्टिंग देखने के लिए किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। cmd तो मोहिनी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए किया जाता है। बाकी लोग बताएं क्विकली कमेंट में। यस, बिल्कुल सही है, dir कमांड, डायरेक्टरी कमांड। भाई डॉस में dir कमांड का यूज किया जाता है फाइल एंड फोल्डर की लिस्टिंग को देखने के लिए, सही है। cd कमांड चेंज डायरेक्टरी, cp कमांड कॉपी फाइल के लिए, rm कमांड रिमूव या डिलीट फाइल के लिए, rb कमांड किसी फाइल को, सॉरी mb कमांड किसी फाइल को मूव करने के लिए, ch मोड, देखो ch का मतलब चेंज होता है और मोड का मतलब परमिशन, जब हमें फाइल की परमिशन चेंज करनी है। कैसे, कोई फाइल आपको रीड की परमिशन देनी है, कोई किसी फाइल पर आपको राइट की परमिशन देनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ps कमांड, यानी जब हमें अपनी प्रोसेसिंग को देखना है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी प्रोसेसिंग रन हो रही है। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारी किल कमांड, किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है,
बंद करना है तो वहां पे किल कमांड का यूज किया जाता है। तो ये पॉपुलर कमांड हो गई। अब हम चलते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के पास। पहला एडवांटेज यही है कि सिक्योर होता है। दूसरा एडवांटेज है कि इसका जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो काफ़ी इफ़िशियंट माना जाता है, और ये हमारा नेटवर्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र होता है, इसीलिए। डिसएडवांटेज ये है कि कठिन है इसको सीखना, और लास्ट है इसका कोई मालिकाना नहीं है। इसका जो मतलब जो यूनिक्स है ना, यूनिक्स का कोई ऑनर या पेरेंट नहीं है। पेरेंट नहीं, ऑनर एक शब्द और है ऑनर के अलावा, यानी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है हमारा यूनिक्स। और आज के लिए लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है लाइनेक्स। अब जैसे हमने डॉस यूनिक्स को पढ़ा, वैसे लाइनेक्स को पढ़ना होगा। तो लाइनेक्स के लिए एक नया शब्द ऐड हो जाता है कि लाइनेक्स फ्री और ओपन सोर्स होता है। लाइनेक्स के लिए आपको लिखना कैसे है, फ्री और ओपन सोर्स? तो आप लिख लीजिएगा, लाइनेक्स हमारा OSS है, लाइनेक्स हमारा मल्टी यूजर है, लाइनेक्स हमारा मल्टीटास्किंग है, लाइनेक्स को लुनस टोरवाल जी ने 1991 में डेवलप किया था, यानी 1991 में लाइनेक्स को बनाया था। लाइनेक्स का जो पेरेंट है, लाइनेक्स का पेरेंट पूछा जाए तो लाइनेक्स का जो पेरेंट है वो यूनिक्स है। यूनिक्स से लाइनेक्स बना है। तो ये 4 पॉइंट हो गए लाइनेक्स के लिए। पहला, ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स का मैंने सॉफ्टवेयर में 3 शब्द से डेफिनेशन आपको बताया था, याद हो। ओपन सोर्स में बोला था कि ये फ्री होता है, इसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई किया तो इसे डिस्ट्रीब्यूट या शेयर किया जा सकता है। अजय कह रहे हैं सर किल कमांड को एक बार बता दो। देखो, जैसे हमारे विंडोज में क्लोज होता है ना, क्लोज बटन, उस पर क्लिक करते ही हमारी फाइल या प्रोग्राम बंद हो जाता है, वैसे ही किल कमांड की मदद से हम किसी भी प्रोसेस को बंद कर सकते हैं, वो होता है किल। अच्छा, लाइनेक्स का यूज कहां कहां किया जाता है? तो लाइनेक्स का यूज सर्वर, डेस्कटॉप, सुपर और एम्बेडेड सिस्टम पर किया जाता है। ठीक है, लाइनेक्स की कई वेरिएंट है, यानी लाइनेक्स ओपन सोर्स है, तो लाइनेक्स को यूज करके कई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं, जिसमें हमारा उबंटू, फेडोरा, डिवाइन जैसे हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। बट लाइनेक्स के वेरिएंट हमारे सर्वर और जो एंड यूजर डेस्कटॉप है वहां दोनों पर काम करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लाइनेक्स के फीचर्स की तरफ, जिसमें सबसे पहला फीचर्स है कि फ्री और ओपन सोर्स होता है। इसके लिए कोई पैसा हमें देना नहीं पड़ता, बट इसके लिए एक लाइसेंस होता है GPL, जिसका नाम GNU पब्लिक लाइसेंस होता है, यानी हमें पैसा देना पड़ता है कुछ एडिशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल और मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, तो ये भी आपको डिफाइन है, इसमें भी कुछ है नहीं, ये दोनों बहुत अच्छे से पता है आपको। अब हम चलते आगे। आगे है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। जैसे यूनिक्स हमारा सिक्योर और स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, तो आप भी यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर यूजर को परमिशन दी जाती है कि उसे एक्सेस किस चीज का है। दूसरा है कि इसमें सिक्योरिटी के लिए इनक्रप्शन लगा रहता है, यानी इसमें कोई भी मैलवेयर अटैक होता नहीं। तो आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के अंदर कि लाइनेक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कोई भी मैलवेयर अटैक नहीं करता, तो अनऑथराइज एक्सेस इसमें होता नहीं है। तो अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा तो इसमें जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहेगी। इसीलिए यहां पर यह भी बोला जाता है कि यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम किसी भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती। भाई मैलवेयर मतलब वायरस जब आएगा ही नहीं तो एंटीवायरस क्या करेगा? जब गर्मी ना आए तो पंखा किस चीज के लिए भाई, समझ रहे हो? तो वही चीज है, जब वायरस ही नहीं तो फिर एंटीवायरस का काम क्या है, कोई वैल्यू नहीं समझ में आती। ठीक है,
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कस्टमाइजेबल। तो भाई ये तो पहले पॉइंट से डिफाइन हो रहा है कि ये फ्री, ओपन सोर्स और शेयर है, तो ये कस्टमाइजेबल है। क्यों? क्योंकि ये फ्री के साथ साथ अपना सोर्स कोड अवेलेबल कराता है, और जब किसी का सोर्स कोड होता है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर वही बात बोली जा रही है कि यू कैन मॉडिफाइड। क्यों? क्योंकि ये हमारे ओपन सोर्स नहीं, सोर्स कोड के साथ अवेलेबल होता है। जैसे मैं अपने नोट्स की आप वर्ड फाइल आपको दे दूं तो आप समझ जाएंगे उसे कभी भी कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और लाइनेक्स को मॉडिफाई करके ये उबंटू, फेडोरा, डिवाइन नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस, एफएटी का यूज कर सकता, यूनिक्स HFS का यूज करता था फाइल सिस्टम में, ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल फाइल सिस्टम का यूज करता है लाइनेक्स। किसका? EXT, XFS और BTRFS। ये तीन ऐसे पॉपुलर फाइल सिस्टम है जिनका यूज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। और लास्ट फीचर्स है सेल स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि यूनिक्स कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है और इसमें कमांड भी लिखी जाती हैं जो यूजर लिखता है, मतलब उसमें CLI होता है। CLI कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो डॉस में होता था, पर डॉस GUI नहीं होता, ये GUI पर भी काम करता है। यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा विंडोज की तरह GUI और CUI दोनों पर काम करता है। बट आपको याद होगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कंपोनेंट थे। पहला सेल जिसका संबंध यूजर से था, इसी सेल को हम सेल स्क्रिप्ट या कमांड लाइन इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। एक दूसरा कंपोनेंट भी था जिसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। इसे हम कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसे कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। उस कंपोनेंट का मेन काम था कि जितने ही फंक्शन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, चाहे प्रोसेस हो, फाइल हो, डिवाइस हो, मेमोरी हो, सिक्योरिटी हो, नेटवर्किंग हो, जॉब हो, सारे काम वही कंपोनेंट करता है। कमेंट बॉक्स में नाम बताना है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉपुलर कमांड की तरफ। पॉपुलर कमांड में सबसे पहली कमांड ls कमांड है, जो कि यूनिक्स में भी थी, जिसका यूज हम डायरेक्टरी या फाइल को लिस्टिंग के लिए करते हैं। cd कमांड जो कि डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, cp कमांड कॉपी के लिए, rm रिमूव फाइल के लिए ऑलरेडी जानते हैं। mkdir, mk मतलब मेक, dir मतलब डायरेक्टरी। तो जब आपको डायरेक्टरी बनानी है, क्रिएट करनी है, तो mkdir का यूज किया जाता है। किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो rmdir का यूज किया जाता है। chmod यानी फाइल की परमिशन चेंज करनी है, sudo जिसे मतलब रन कमांड एज अ सुपर यूजर। जब हमें सुपर यूजर के फॉर्म में कोई कमांड रन करानी है तो हम sudo कमांड का यूज करते हैं। और लास्ट है pwd का फुल फॉर्म रहता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कई बार पूछा गया है। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब है कि करंट में जिस डायरेक्टरी पर हम काम कर रहे हैं उसका कंप्लीट पाथ प्रिंट करना है, तो वहां पर हम pwd कमांड का यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कंपोनेंट, एक सेल था, दूसरा कर्नेल था। कर्नेल का संबंध हार्डवेयर से होता है और ये हमारा जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने फंक्शन से सारे काम करता है। अब बचते हैं लास्ट कंसेप्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, लाइनेक्स का, जिसका नाम है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि ये ओपन सोर्स है, फिर ये कोई पैसा देना नहीं पड़ता, सिक्योर है यानी नो नीड टू एंटी, किसी एंटीवायरस की इसमें जरूरत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैलवेयर अटैक नहीं होता, ठीक है। रन ऑन वेरियस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर में सीधा कनेक्टिविटी डिफाइन करता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, क्योंकि मल्टीपल पीपल इस पे काम कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज हैं क्योंकि इसकी टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर होती है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज होगी नहीं तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। और लास्ट है हमारे पास विंडोज़ एप्लीकेशन के साथ हमारे सॉफ्टवेयर में इसमें प्रॉब्लम, जितने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको यहाँ पर ऑपरेट करने में दिक्कत होती है लाइनेक्स के पास, ठीक है।
तो यहां तक हमारे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते कंप्लीट। जब तीनों हो जाते हैं तो तीनों से रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स जानने, इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक में हमने क्या किया है, हमने जब उस टॉपिक को कंप्लीट थ्योरी के साथ कर लिया तो कुछ एक्स्ट्रा टर्मोलॉजी की बात करिए जो पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर से रिलेट करता है, क्योंकि हमें हर एक टॉपिक में उतना एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम कोई प्रोग्रामिंग का एग्जाम तो दे नहीं रहे, जस्ट सर्टिफिकेट एग्जाम है, उसमें टर्म से काम चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे लाइनेक्स, यूनिक्स और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। ये स्पेशली यूनिक्स और लाइनेक्स के ही हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा बूट लोडर आता है। यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे 3 बूट लोडर का यूज करता है। एक LILO होता है। LILO का फुल फॉर्म है, देखो, LI का मतलब होता है लाइनेक्स और LO का मतलब होता है लोडर। ऐसे ही लोड लाइन, तो लोड लाइन में लोड होता है लोडर और LI होता है हमारा लाइनेक्स। ठीक है, GRUB एक लोडर होता है और GRUB का मतलब होता है ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर। क्या काम है, तो लिखा है ना, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ड्यूरिंग द बूटिंग, यानी जब बूटिंग की जाएगी तो जो पहला प्रोसेस है वो हमारा ये बूट लोडर ही करता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगला तीसरा पॉइंट है अपाची। अपाची लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा वेरिएंट है जो सर्वर पे काम करता है। किसके लिए, सर्वर पर। तो अपाची ऐसा वेरिएंट है जो सर्वर पे काम करे, इसे ले लिखा है HTTP वेब सर्वर। लाइनेक्स का विकास यूनिक्स से हुआ, यानी लाइनेक्स का जो पेरेंट है ना वो यूनिक्स है। अगला है यूनिक्स कमांड आर केस सेंसिटिव एंड आर एंटर इन लोअर केस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही जरूरी वाला। यानी यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केस सेंसिटिव पर काम करता है, यानी इसमें जो भी आप कमांड लिखोगे ना वो स्मॉल लेटर में ही लिखी जाएगी, आप कैपिटल या कैपिटल स्मॉल में नहीं लिख सकते। तो इसीलिए इसे केस सेंसिटिव बोला जाता है, यानी केस आपको चेंज नहीं करना, और स्पेशली कौन सा केस रखना है, लोअर वाला। जबकि डॉस में, आप लाइनेक्स में कोई भी केस में आप कमांड लिख दो, कैपिटल में लिख दो, स्मॉल में लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है सिस्टम लाइब्रेरी, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कर्नेल के फीचर्स को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है, यानी इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग द कर्नेल फीचर्स। कर्नेल के फीचर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये हमारा सिस्टम लाइब्रेरी प्रोग्राम ही मदद करेगा। कोई पूछे ना सिस्टम लाइब्रेरी क्या है, यानी कर्नेल के फीचर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, कर्नेल के फीचर्स को देखना चाहते हैं, तो देखने में जो हमारी हेल्प करे दैट इज सिस्टम लाइब्रेरीज। अब आती हैं कुछ स्पेशल डायरेक्टरी या फोल्डर जिसमें हम कमांड को कंटेन करते हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछा, जो आज का ट्रेंड है ना, उसमें पूछा जाता है कि इनमें से वो कौन सी डायरेक्टरी है जिसमें इस प्रकार की कमांड रखते हैं। जैसे हमें एग्जीक्यूटिबल फाइल रखनी है तो किस डायरेक्टरी में रखी जाती है। तो ये कमांड ये जो मतलब पॉपुलर कंसेप्ट है जो आजकल पूछा जा रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ स्पेशल डायरेक्टरी बता रहा हूँ। जैसे अगर हम ETC डायरेक्टरी की बात करें तो ETC डायरेक्टरी में हमारे मशीन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना उनको कंटेन किया जाता है, यानी कंटेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्पेसिफिक टू अ मशीन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उनको ETC नाम के फोल्डर में रखा जाता है। नेक्स्ट है DEB, जिसे हम डिवाइस के नाम से जानते हैं, यानी स्पेशल डिवाइस रिलेटेड जो फाइल है ना वो हमारे DEB नाम का जो फाइल या डायरेक्टरी है, सॉरी फोल्डर या डायरेक्टरी है, वहां पर हम लोग कंटेन करते हैं या कंटेन होती हैं। नेक्स्ट है होम, तो होम डायरेक्टरी की जो फाइल है वो होम नाम की डायरेक्टरी में की जाती है। नेक्स्ट TMP आप जानते हैं, यानी जितनी भी टेम्पररी फाइल हैं वो हमारी इस TMP नाम की डायरेक्टरी में होती हैं। और
हम जिन फाइल को ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद डिलीट कर दिया जाता है, वो भी फाइल हमारी इसी में रखी जाती है, टीएमपी नाम की डायरेक्टरी में। नेक्स्ट LIB, तो LIB एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसमें सीएड लाइब्रेरीज या फिर कर्नेल की जो मॉड्यूल फाइल है उनको कंटेन किया जाता है। नेक्स्ट BIN यानी बाइनरी, तो जो बाइनरी मतलब प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूटेबल या किसी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जैसे आप सेटअप फाइल कहते हैं, जो सेटअप फाइल है ना, उनको कंटेन किया जाता है BIN नाम की डायरेक्टरी, जिसे हम फोल्डर भी कहते हैं। नेक्स्ट है USR, यानी किसी यूजर ने जो प्रोग्राम या फाइल को एक्सेस किया है उनको कंटेन किया जाता है USR, यानी यूजर एक्सेसिबल प्रोग्राम और फाइल। यूजर जिन प्रोग्राम को एक्सेस करता है या जिन फाइल को एक्सेस करता है वो हमारे USR नाम की फाइल फोल्डर या डायरेक्टरी में कंटेन किया जाता है। कर्नेल तो आप जानते हैं कि हार्डवेयर से रिलेटेड जो फाइल है, यानी रिसोर्सेस अलोकेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा कर्नेल होता है, भाई कौन सा रिसोर्सेस अलोकेट कराना है। और लास्ट है MNT, यानी माउंट पॉइंट टेम्पररी जो फाइल हैं उनको MNT नाम का जो डायरेक्टरी है वहां पर कंटेन किया जाता है। लास्ट के 2 पॉइंट बचते हैं। पहला फॉरवर्ड स्लैश ये टॉप लेवल जो डायरेक्टरी होता है, यानी टॉप लेवल जो हमारा फोल्डर है उसको सेपरेट करता है फॉरवर्ड स्लैश। और लास्ट कंसेप्ट है प्रोसेस, यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस 2 प्रकार की होती है। एक प्रोसेस फॉरग्राउंड प्रोसेस है, दूसरी बैकग्राउंड प्रोसेस है। यानी फॉरग्राउंड ऐसी प्रोसेस होती है जिस पर आप करंट में काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने PDF फाइल ओपन कर रखी है, तो PDF फाइल वाली जो प्रोसेस है वो मेरी फॉरग्राउंड प्रोसेस है। लेकिन आपको पता है कि बैकग्राउंड में कई प्रोसेस चल रही हैं। भाई मैं कमेंट यूट्यूब पर देख रहा हूं तो यूट्यूब की भी प्रोसेस चल रही है, मेरा करंट में OBS भी काम कर रहा है जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, मैंने फोल्डर भी ओपन कर रखा है, तो वो बाकी सारी प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही हैं। तो प्रोसेस 2 प्रकार की हैं, एक फॉरग्राउंड है, दूसरी बैकग्राउंड है। फॉरग्राउंड हमारी करंट में काम करनी, जिस प्रोसेस को हम करंट में देख रहे हैं वर्किंग वाली है उसे हम कहते हैं बैकग्राउंड में। जो पीछे चलती वो भी हैं, दोनों रनिंग रहती हैं। अब प्रोसेस जब चलती है तो प्रोसेस के कई टाइप देखे जाते हैं। एक पेरेंट प्रोसेस होती है, चाइल्ड प्रोसेस होती है, जूमी है, ऑर्फन है। पेरेंट मतलब जो जैसे हमारे पेरेंट नहीं है वैसे ही ऐसी प्रोसेस जिसकी कई चाइल्ड प्रोसेस रहे। जैसे चाइल्ड प्रोसेस यानी उसकी पेरेंट प्रोसेस हो। भाई पेरेंट वो हैं जिनके बच्चे हैं, बच्चे वो हैं जिनके पेरेंट्स हैं, सही बात है ना। ऐसे ही समझने में आपको दिक्कत आएगी जूमी और ऑर्फन में। देखो ऑर्फन मतलब अनाथ, ऑर्फन का अगर हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो अनाथ। भाई कोई अनाथ कब होता है, जब उसके पेरेंट नहीं होते। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्फन वो प्रोसेस होती है जिसकी पेरेंट प्रोसेस नहीं है। भाई ऑर्फन प्रोसेस को समझना बहुत आसान है और पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस को भी आसान है। चाइल्ड मतलब बच्चे, बच्चे कब होते हैं, जिसकी पेरेंट। भाई चाइल्ड प्रोसेस वो है जिसकी पेरेंट आईडी हो या पेरेंट प्रोसेस हो, और पेरेंट प्रोसेस वो है जिसकी चाइल्ड प्रोसेस हो। ये दोनों ऐसे ही अपोजिट चलते हैं। बाकी ऑर्फन और जूमी में आपको दिक्कत आएगी, उसका डेफिनेशन बहुत आसान है। ऑर्फन अनाथ होता है, और भाई आप जानते हैं अनाथ कब होता है, जिसके पेरेंट्स नहीं होते। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्फन वो प्रोसेस होती है जिसकी पेरेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब आता है जूमी ऑफिस। जूमी प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जो मतलब टर्मिनेट होने के लिए अपने पेरेंट प्रोसेस से रिक्वेस्ट या परमिशन लेती है। भाई जैसे किसी प्रोसेस को क्लोज किया जा रहा है या किल किया जा रहा है, टर्मिनेट जिसे कहते हैं, यानी हम किसी प्रोसेस को किल कर रहे हैं, टर्मिनेट यानी बंद कर रहे हैं, तो वो अपनी पेरेंट प्रोसेस से बंद होने की रिक्वेस्ट करे या मांगे कमांड कि मुझे बंद होना है तो भाई परमिशन दे दो, तो उसे हम जूमी प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस हो जाती हैं, और प्रोसेस के साथ हमारे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरी
जिसमें हमने सबसे पहले हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, देन उसके बाद उसके फीचर्स के बाद उसमें यूज़ होने वाली जो कमांड, और कमांड के बाद हमने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, लास्ट में यूनिक्स लाइनक्स के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे हमने उनके बारे में देखा। हाँ, ये बात सही है कि आपको इन डायरेक्टरी में दिक्कत आ रही होगी भाई, वो ऐसी चीज़ है, नया है आपके लिए, तो नया थोड़ा सा सामने रखोगे तो काफ़ी मदद करेगा। सिस्टम लाइब्रेरी को एक बार आप समझा दीजिए। देखो, कर्नेल होता है, कर्नेल का क्या काम है? यूजर से कमांड को इंटरप्रेट करना, सॉरी सेल का संबंध यूजर से रहता है, तो यूजर जो भी कमांड लिखेगा वो सीधा सेल पर जाएगी। सेल इंटरप्रेटर है तो वो कमांड को इंटरप्रेट करेगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं बता चुका हूँ। कर्नेल का काम हार्डवेयर से रहता है, सॉरी कर्नेल का संबंध हार्डवेयर से है, तो जितने भी हार्डवेयर एलोकेशन है वो सभी कर्नेल ही करता है, या जितने भी प्रोसेस हैं सारी कर्नेल ही करता था। ठीक है। सिस्टम लाइब्रेरी एक ऐसा प्रोग्राम है, पहली बात ये प्रोग्राम है, कोई हार्डवेयर नहीं है, तो प्रोग्राम सेल और कर्नेल भी ये प्रोग्राम ही होते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जब हमें कर्नेल के फीचर्स जानना है कि कर्नेल क्या क्या करता है वो एक्सेस करने, तो वहां पर सिस्टम लाइब्रेरी का यूज किया जाता है। वैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कई और भी कंपोनेंट निकलते हैं, वो टूल, डेवलपर टूल, यूजर टूल, कई टूल हैं, बट उनकी जरूरत है नहीं, इसीलिए हमें समझना नहीं है। तो अब हम करते हैं कंपैरिजन। जितना पढ़ा एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं समराइज करता हूं। जितना पढ़ा उतना समझ में आ गया तो कंफर्म कर दीजिए। चलिए, स्टूडेंट का कहना है सर समझ में आ गया। बंद कैसे हो गई यार, लाइव बंद हो गई, एक मिनट। चलिए, डॉस में देखो, डॉस में प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? रोहित जी का मैसेज है, तो रोहित, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जस्ट लाइक अ सिग्नल, यानी कोई कमांड करने के लिए हम लोग जब कोई टेक्स्ट या सिंबल को लिखते हैं ना, तो उसे हम लोग प्रॉम्प्ट के नाम से जानते हैं। यानी जब सिस्टम को कोई इंडिकेटर दिया जाता है, इंडिकेटर, दैट इज अ प्रॉम्प्ट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि यूजर जब भी कोई कमांड लिखता है तो कमांड के लिए पहले उसे इंडिकेटर देना पड़ता है सिस्टम को, तो दिस इज अ प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब क्या करते भाई, समझ में आ गया है तो पहले समराइज करेंगे, समराइज के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जितना भी पढ़ा उस पर बेस्ड। ठीक है, समराइज करते हैं पहले। तो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम लिखें। पहला समराइजिंग पॉइंट है इंटरफेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो डॉस की बात करें तो डॉस हमारा कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर, सॉरी आई फॉर इंटरफेस होता है, तो कमांड लाइन इंटरफेस, इंटरप्रेटर मत कहना, हाँ वैसे इंटरप्रेटर बोल सकते हैं, वो सेल के लिए बोला जाता है इसीलिए। तो आई फॉर इंटरफेस, आई फॉर इंटरफेस याद रखना, वो
कमांड लाइन इंटरप्रेटर CLI वहां से याद हो गया, बट CLI का कमांड लाइन इंटरफेस जिसे हम CUI के नाम से भी जानते हैं, CUI मतलब कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। लाइनेक्स और यूनिक्स की बात करें तो ये दोनों पर काम करता है, CUI के साथ साथ ये GUI पर भी काम करता है, जैसे विंडोज करता है, सेम वैसे ही। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भाई इंटरफेस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा देता है। दूसरा आते हैं यूजर, तो डॉस सिंगल यूजर है, बाकी लाइनेक्स और यूनिक्स दोनों के दोनों मल्टी यूजर हैं। टास्किंग पूछा जाए तो मल्टीटास्किंग, आप जानते हैं कि डॉस सिंगल टास्किंग होता है, जबकि हमारा यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों मल्टीटास्किंग हैं। फाइल सिस्टम, डॉस FAT फाइल सिस्टम का यूज करता है, यूनिक्स HFS UFS और ZFS का यूज करता है। और लाइनेक्स की बात करें तो एक्साइड मतलब EXT4 जो कि लेटेस्ट है, बाकी इसके और भी वर्जन है, XFS है, BTRFS है, ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर यूज हो रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो डॉस में सिक्योरिटी बहुत ही लो होती है, और यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों में सिक्योरिटी बहुत ही पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें मैलवेयर अटैक होता नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमाइजेबल, यानी डॉस कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है ना वो सीक्रेट होता है। जबकि लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स हाई कस्टमाइजेबल है। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। और अगर यूनिक्स की बात करें तो इसका जो कस्टमाइजेबल वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इसका जो ओपन सोर्स वेरिएंट है उन्हीं के लिए पॉसिबल है। और लास्ट है यूज, तो वही PC एम्बेडेड पर हम लोग डॉस का यूज करते हैं, सर्वर और मेन फ्रेम में यूनिक्स का किया जाता है, और लाइनेक्स हमारा सब पे काम करता है, चाहे वो एम्बेडेड हो, डेस्कटॉप हो, सर्वर हो, मोबाइल हो, सब पे काम करता है लाइनेक्स। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का समराइजेशन। अब करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक स्टूडेंट का मैसेज है, बैकग्राउंड। भाई प्रोसेस बता दीजिए, प्रोसेस फॉरग्राउंड बैकग्राउंड। देखो प्रोसेस फॉरग्राउंड का मतलब है कि जिस पर आप करंट में काम कर रहे हैं। भाई आप कोई भी काम करते हैं ना, तो जैसे जो महिलाएं हैं किचन में खाना बनाती हैं, तो बहुत ही पॉपुलर है, जैसे आपने खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपने देखा कि आप जैसे सब्जी का आपने छौंक लगा दिया और सब्जी बन रही है, तो जब आपने सब्जी में पूरी तरीके से जो भी प्रोसेस किया तो वो आपका वर्किंग था, लेकिन फिर वो बन रही तो बैकग्राउंड में चल रही है। तो फॉरग्राउंड वो प्रोसेस होती है जिस पर आप करंट में काम कर रहे हैं, और बैकग्राउंड यानी ये पीछे चलती हैं, लेकिन चलती वो भी हैं। ऐसे ही जैसे आप सपोज टाइपिंग कर रहे हैं अपने PC पर, तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जो टाइपिंग करते समय सॉन्ग चला लेते हैं, तो भाई सॉन्ग भी चल रहा है, हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, बट आप करंट में किस पे काम कर रहे हैं? टाइपिंग। तो टाइपिंग वाली प्रोसेस फॉरग्राउंड है, और जो सॉन्ग चल रहे हैं वो हमारी बैकग्राउंड होगी। बैकग्राउंड पीछे चलती है, यानी हमें दिखाई दे सकती है, बट वो बैकग्राउंड में चलती है, उस पर यूजर का कोई भी एग्जीक्यूशन टाइम नहीं जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ, जिसका PDF मैंने आपको अवेलेबल करा दिया था। तो मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा। पहला ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 60 क्वेश्चन है इस PDF में, तो कुछ क्वेश्चन हम लाइव में करेंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक कंफर्म हो जाएगा, और अगली क्लास का हमें एक मतलब वो क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि अगली क्लास में हाँ सर अब आप क्वेश्चन मतलब लाइव टेस्ट करा सकते हैं।
पहले क्वेश्चन का आंसर करो। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स फेवरेबल नहीं है? यूनिक्स फेवरेबल का मतलब समझते हैं, यानी यूनिक्स का वेरिएंट नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, फेडोरा, उबंटू, रेडट, ये तीनों के तीनों हमारे यूनिक्स या लाइनक्स के वेरिएंट माने जाते हैं। दूसरा सवाल, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेवलपमेंट है ना, वो किस ईयर में माना जाता है? दूसरा सवाल बताइए। आपने अपनी नोटबुक में जो लिख रखा है ना, उसे पास में रखो, मदद मिलेगी। भाई यूनिक्स किस ईयर में था? 1969 में था। देखो भाई, तो 1960s का एरा है, 70s का नहीं आएगा। 70s का भाई 70 से स्टार्ट होता है 79 तक। दुर्गेश्वरी, इसीलिए हम थर्ड नहीं लगाएंगे भाई। 70s का एरा लगाएं, जब लगाते जब 70 से लेकर 79 तक था, लेकिन यहां पर 69 है तो ये 60s का एरा रहेगा, क्योंकि 60s का जो एरा रहता है वो 60 से लेकर 69 तक चलता है, इसीलिए फर्स्ट लगाया। ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेल क्या है? भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कंपोनेंट थे, एक सेल था दूसरा कर्नेल। सेल का संबंध यूजर से और कर्नेल का संबंध हार्डवेयर से। क्विकली बताइए। अब देखो, सीपीयू का शेड्यूलिंग टर्म है नहीं, कंप्यूटर का पार्ट है नहीं, इन दोनों में से बताना है आपको। मतलब दो ऑप्शन विद इन सेकेंड में हट जाएंगे आपके, और ऐसा ही करना है। जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं ना, तो पहले ऑप्शन में कि उस क्वेश्चन पे कंसेप्ट क्या जाएगा, दूसरे स्टेप में हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने के भी डिलीट कौन से हो सकते हैं। अब देखो, हार्डवेयर का संबंध किससे होता है सर? कर्नेल से, तो हार्डवेयर वाला इसीलिए नहीं आएगा। और कमांड इंटरप्रेटर है, आप जानते हैं कि सेल को हम CLI के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर भी थर्ड का फर्स्ट लगा रहे हैं, जैसे अंचल भाई थर्ड का फर्स्ट, बाकी सब लोग सेकंड के साथ ही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। इन चारों में वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केस सेंसिटिव होता है? केस मतलब जानते हैं कि हमें कमांड लिखनी है तो स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल में लिखें, ये केस, यानी जैसा केस डिफाइन है वैसा ही लिखना पड़ेगा, हम दूसरा नहीं लिख सकते। तो आपको पता है, यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केस सेंसिटिव होता था। इसमें जो कमांड लिखी जाती हैं वो लोअर केस में लिखी जाती हैं, स्मॉल लेटर में। फिर भी फोर्थ का, मोहिनी जी ने फर्स्ट लिखा है। मोहिनी, डॉस के बारे में कहाँ लिखा है मैंने कि केस सेंसिटिव होता है? भाई अगर आपको याद हो कि हमने यहाँ पर स्पेशली बोला था, ये रहा भाई, कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो केस सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसमें कमांड लोअर केस में ही लिखी जाती हैं। अमृता, आपका भी गलत है। रागिनी जी, आपका भी गलत है भाई।
यस काजल, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए 7। जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं वो क्वेश्चन आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करने हैं। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं ना उनको आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करना है, ठीक है भाई। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लैश विन नाम की डायरेक्टरी में किस प्रकार की फाइल कंटेन की जाती है? जी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। विन बाइनरी होता है, किस प्रकार की फाइल रखते हैं? देखो टेम्पररी फाइल स्लैश टीएमपी नाम की जो डायरेक्टरी है वहां पर कंटेन की जाती है। टीएमपी डिवाइस नाम की फाइल स्लैश टीवी की नाम से फाइल आती है उसमें कंटेन की जाती है। लाइब्रेरी के लिए LIV है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जिन्हें हम सेटअप फाइल कहते हैं, कैसी सेटअप फाइल? .exe वाली फाइल कहाँ होती है सर? एग्जीक्यूटेबल स्लैश बिन में। क्वेश्चन नंबर 8, लाइनेक्स में किसी फाइल को क्रिएट करना है कौन सी कमांड का यूज करेंगे? भाई फाइल क्रिएशन के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? देखो chown वो कमांड थी जो फाइल की परमिशन को चेंज करता है। फाइल परमिशन बदलनी वहां पर हम यूज करते हैं। कॉपी कौन कमांड से कॉपी ही की जा सकती हो। हाँ क्रिएट और cat दो कमांड में कंफ्यूजन होना चाहिए आपको कि इन दोनों में से हम किसके साथ जाएं। तो जो cat कमांड है ना इससे हम किसी फाइल को क्रिएट, उसे व्यू, एक और टर्म है जो मुझे याद नहीं आ रहा, एक तो क्रिएट रहता है दूसरा व्यू रहता है तीसरा और एक और है। तो ऑप्शन नंबर 4 लिखिएगा। cat कमांड का हम लोग यूज करते हैं किसी फाइल को व्यू या क्रिएट करने के लिए। अच्छा लाइनेक्स के बारे में आप क्या क्या जानते हो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब दो ऑप्शन दिए हैं यानी यहां पर यूजर डिफाइन किया गया है। तो अगर आप लाइनेक्स का यूजर जानते हैं, सिंगल यूजर जानते हैं तो दो ऑप्शन है, मल्टी यूजर जानते हैं तो भी दो ऑप्शन है। तो आप जानते हैं कि सिंगल यूजर तो हमारा डॉस होता है। तो जब सिंगल यूजर डॉस होता है तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो लाइनेक्स है मल्टी यूजर है। तो सिंगल वाले दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। अब मल्टी यूजर तो है तो मल्टी यूजर के साथ सिंगल टास्किंग या मल्टी टास्किंग। तो आपको पता है कि लाइनेक्स और यूनिक्स दोनों के दोनों मल्टी टास्किंग और मल्टी यूजर दोनों पर काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमने पढ़ा था, 8 नहीं सॉरी 7 पढ़ा था, उसी के सिमिलर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अंतर इतना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा था कि भाई डायरेक्टरी दी थी और फाइल का टाइप पूछा था। यहां पर आपका फाइल का टाइप दिया है, आपसे डायरेक्टरी पूछी है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आते हैं भाई। डायरेक्टरी देके फाइल कंटेनिंग पूछें और फाइल देके हम पूछें किस डायरेक्टरी में कंटेन किया जाता है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस क्वेश्चन से हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 12 से। भाई यूजर एक्सेसिबल प्रोग्राम और फाइल को कंटेन किया जाता है USR नाम की जो डायरेक्टरी, उसमें DB नाम की वो डायरेक्टरी है जिसमें हम डिवाइस फाइल को कंटेन कराते हैं। और TMP आपको पता है टेम्पररी। एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए। ये अलग सा सवाल है बट प्रयास करेंगे एलिमिनेशन से तो हो जाएगा। क्विकली बताएं। यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें
करंट टाइम चेंज करना है तो भाई कमांड कौन सी आएगी? तो टाइम डेट कमांड आएगी, ये बात कंफर्म है। जब टाइम डेट कमांड आएगी तो भाई टाइम डेट के लिए देखो, टाइम डेट सी टी एल, टाइम डेट सी टी एल, टाइम डेट सी टी एल, टाइम डेट कमांड ये वाली नहीं रहेगी, टाइम डेट सी टी एल नाम की कमांड रहती है। अब आपको बताना है कि आंसर कौन सा आएगा। मैंने हिंट कर दिया कि तीसरा तो नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर अगर आपने थर्ड किया तो अब आप चेंज कर सकते हैं, पहले दूसरे या फोर्थ में से लगाना है। जिन्होंने थर्ड लगा लिया है चेंज कर लीजिए, थर्ड तो आंसर होगा नहीं। अब देखो, आप जानते हैं कि टाइम का फॉर्मेट क्या होता है। टाइम के फॉर्मेट में देखो, पहले आवर्स, पहले घंटे होते हैं, देन उनके बाद फिर मिनट होती है, और मिनट के बाद सेकंड होती है। तो देखो यहाँ पर मिनट है, ये सही फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे घंटों के बाद सीधा सेकंड है, ये भी सही फॉर्मेट नहीं है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ये आएगा, जिसमें हम आवर्स, मिनट और सेकंड की बात कर रहे हैं। बाकी फुल फॉर्म आप ये क्वेश्चन 15 कर लेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूं वो आपको प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी एक टाइप बन सकता है। 17 बताएं। अब देखो 17 में भाई लाइनेक्स में जो डायरेक्टरी है कौन सी नहीं वो बतानी है। देखो डिवाइस आपने पढ़ी है, एम एन टी माउंट पढ़ी है, ई टी सी पढ़ी है, लेकिन ई टी एन नाम की कोई भी डायरेक्टरी नहीं पढ़ी, तो यही आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 18। भाई जिनके पास पीडीएफ नहीं, जो संगीता का मैसेज है, संगीता नंबर है स्क्रीन पर, आप मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। क्या पूछा है? इन चारों में से उस ऑप्शन को चुने जो एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाने की सुविधा नहीं देता। भाई एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम नहीं चला सकते, मतलब सर सिंगल टास्किंग की बात हो रही है। अब सिंगल टास्किंग कौन होता है सर? डॉस होता है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब बहुत आसान, जो सवाल छोड़ रहा हूँ ना वो आसान से कर रहे हैं। ये सेपरेटर है जो मैंने आपको फॉरवर्ड स्लैश बताया ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बताएं। भाई लाइनेक्स के आपको मैंने 3 वुड लोडर बताए थे। एक एल आई एल ओ बताया, जी आर यू बी बताया, और लोड लाइन बताया था। कौन सा है? पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 26 कर दीजिए, जिससे आपका जो
ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। क्या पूछा है? इनमें से उस प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है जो यूनिक्स में मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाता है, यानी इनेबल करता है। काजल बाकी भी आंसर करिए, 12 के बाद आपने आंसर ही नहीं किया। आप सभी को पता है कि जब हमने टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, हमने, हाँ, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने मल्टी प्रोग्रामिंग देखा था, और मल्टी प्रोग्रामिंग को या मल्टीटास्किंग को इनेबल किया जा रहा था टाइम शेयरिंग की वजह से। ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट नहीं आएगा। ट्वेंटी सेवन बताएं। कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि सिस्टम रिसोर्सेस को अलोकेट करता है और कंप्यूटर के इंटरनल सभी विवरण का जो कोऑर्डिनेशन है वो करता है, यूनिक्स में क्या कहलाता है? देखो भाई, आपको पता है कंपाइलर तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में बदलना। यहां पर इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है, तो आप पहले झटके में इसी को उठाएंगे, ये सही तरीका है। दूसरा, अगर आप देखें तो आप ये बोलेंगे कि यूजर का संबंध सेल से है, तो सेल का संबंध यूजर से हो गया। यहां पर बात हो रही उस प्रोग्राम की जो सिस्टम रिसोर्सेस मतलब हार्डवेयर, और आप जानते हैं कि कर्नेल का संबंध हार्डवेयर से होता है। और सिस्टम लाइब्रेरी का डेफिनेशन तो बिल्कुल क्लियर था कि अगर आप कर्नेल के फीचर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो ये सिस्टम लाइब्रेरी हमारी मदद करता है। क्या इस बात का यहां पर कोई जिक्र हो रहा है? सर नहीं हो रहा, तो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 29 कर दीजिए। समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 29 बता दो। चलिए, अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, कुछ करा रहा हूं, तो क्विकली आंसर करें। सेम एक्सप्लेनेशन है लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब देखो 29 प्रिंसिपल एक नाम का लड़का है, कंपाइलर भाई कैसे लगा रहे हो कंपाइलर? यहां पर बात किसकी हो रही है भाई? ट्रांसलेटर है, कमांड एंटर बाई यूजर,
यानी यूजर जिन कमांड को लिखता है ना उनको इंटरप्रेट करता है या ट्रांसलेट करता है, ठीक है। कन्वर्ट दाम लैंग्वेज टू इनटू लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय द कर्नेल, भाई कर्नेल जिस भाषा को समझता है उसमें इंटरप्रेट करने का ये काम करता है। तो भाई एक बात बताइए, खुद कर्नेल तो होगा नहीं, कंपाइलर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये हाई लेवल से लो लेवल में ट्रांसलेट करता है। भाई अभी मैंने बोला था कि सेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका संबंध यूजर से है। तो भाई यहाँ पे क्लियर लिखा है कि यूजर द्वारा दर्ज की गई कमांड को इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट करता है। भाई यूजर जिन कमांड को लिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग सेल को CLI के नाम से जानते हैं। फिर भी आप गलत कर रहे हो यार। थोड़ा सोच के समझ के करो यार, काम कैसे चलेगा ऐसे। ये डायरेक्टरी पूछी है, कंसेप्ट हमने कर ही लिया है, ठीक है। ऑल डायरेक्टरी पूछी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। देख लेते हैं अब कौन कौन से क्वेश्चन। यहाँ पे कमांड पूछी है तो कमाई कमांड में यहाँ पे क्रिएट है, व्यू है, ये ठीक है, चलो मैं कराऊंगा अभी। और चलते हैं आगे। और ये मैं डिफाइन कर चुका हूँ, स्पेशल प्रोग्राम है जो फीचर्स एक्सेस करता है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। सपोर्टेबल नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने फाइल सिस्टम देखे हो तो। फाइल सिस्टम जितने मैंने बताए थे ना वो अगर देखे हो तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये मैंने कराई दिया आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन कराई दिया था 45 वाला। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी लॉगिन, ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा। ऑल टेम्पररी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। मतलब इस प्रकार के सवाल हो गए हैं, मतलब मैं करा रहा हूँ वो। क्वेश्चन नंबर 51 बताएं, क्वेश्चन नंबर 51 बताएं, 51। फिफ्टी वन का आंसर बताइए यार, आपका कमेंट नहीं आ रहा, क्या बात है, शांत कैसे हो रहे हो आप? 51 का आंसर आना स्टार्ट है, थर्ड। फर्स्ट वाले ने कैंसिल डिलीट कर दिया, थर्ड ज्यादातर आंसर आ रहा है, थर्ड। देखते हैं भाई क्या कह रहा है। फर्स्ट प्रोसेस, भाई ड्यूरिंग द वोटिंग, भाई सबको पता है ये हमारा वोट लोडर है, तो वोट लोडर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ NTLDR होता है, NTLDR भी एक लोडर है, ये भी एक लोडर है लेकिन ये विंडोज का है। बाकी कमांड के क्वेश्चन है, अगर कोई कमांड लगे कि मैंने जो कमांड पढ़ाई थी आपको या लिस्टिंग कराई थी उसमें से कोई कमांड आपको लगे कि हमें जैसे अभी एक कमांड पूछ ली थी कि CAT कमांड, तो CAT कमांड को वहां पे आप लिस्ट डाउन कर लीजिए कि ये आपको मैंने लिस्ट नहीं कराई थी। तो ऐसे जब नई कमांड मिले तो उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिनकी कंसेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब जो क्वेश्चंस जितने बचे हैं लास्ट क्वेश्चन ही करते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनके कंसेप्ट, हाँ कुछ अलग भी हैं, बट एक बार पीडीएफ से प्रैक्टिस करिएगा, आराम से हो जाएगा। दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे लाइव टेस्ट में, तो वहाँ पर आप पहले मुझे उस क्वेश्चन का बता देना, फिर मैं टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भाई, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहला वायरस कौन सी, ये फैक्ट बेस्ड सवाल है, ये मैंने कराया नहीं, पर देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। पहला वायरस, फर्स्ट वायरस ऑफ द या फॉर द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फैक्ट बेस्ड सवाल है। तो नॉर्टन तो एंटीवायरस है, आई लव यू नाम का भी वायरस है। तो ब्रेन जो वायरस है वो पहला हमारा वायरस है जो डॉस के लिए था, ठीक है। तो अभी क्या करना है भाई, अभी मैंने लाइव में आपको डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरी और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए। लेकिन ऐसे नहीं मैंने सारे ही करा दिए भाई, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो कि ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ है। आप पीडीएफ से छोड़े गए क्वेश्चन या फिर आप स्टार्टिंग से 60 क्वेश्चन को प्रॉपर लगा लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगली जो क्लास होगी, अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग लाइव एमसीक्यू टेस्ट कर रहे हैं। अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें लाइव एमसीक्यू टेस्ट होगा